डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपने 6A लेक्चर जो कि बेसिक लूप्स के बारे में था वो आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आज हम नेस्टेड लूप के लेक्चर के ऊपर बात करने जा रहे हैं विद एग्जांपल्स। उससे पहले हम कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट लूप से रिलेटेड है, इनको देखेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है? जब आपके पास क्योंकि लूप तो आपको पता है सम सर्टेन टाइम या किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंगली चलता है, उस वक्त तक चलता रहता है। लेकिन बाज दफा हमें अपना जो डिसीजन लूप से हमने जो काम करवाना है वो बहुत ही पहले पता लग जाता है। तो बजाय इसके कि लूप उतने टाइम मजीद चलता रहे, तो हम उस लूप को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने से हमें फायदा क्या होता है कि हमारी कंप्यूटेशन पावर, जो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस कंप्यूटर ने परफॉर्म करनी थी और स्टेप्स परफॉर्म करने थे, वो बच जाते हैं, टाइम आपका सेफ हो जाता है और वही कंप्यूटर के रिसोर्सेज किसी और काम पे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो हमें ये लूप बेनिफिट देता है कि आप लूप को इन बिटवीन किसी भी जगह पे अगर आप ब्रेक करवाना चाहें तो आप ब्रेक करवा सकते हैं। उसके लिए जो स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है वो ब्रेक स्टेटमेंट इस्तेमाल की जाती है। ये उसका सिंटैक्स है BREAK, ब्रेक और सेमीकोलन तमाम संभाल के अंदर आप लिखते हैं। और यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया गया है जिस प्रोग्राम का मकसद है कि आप यूजर से इनपुट लेते रहें जब तक वो इनपुट देना चाहता है, और जो नंबर वो दे आप उसके बारे में ये बताएं कि वायदर ये नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं। सबसे पहले तो हमें प्राइम नंबर के बारे में याददाश्त करना होगा कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर क्या होता है जी? जो नंबर सिर्फ अपने पे डिवाइड हो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाता है, किसी और पे पूरा पूरा डिवाइड ना हो। जैसे कि आपके पास 7 है, तो 7 को आप 2 से भी करके देख लें, 3 से करें, 4 5 6, किसी पे भी ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता। लेकिन जैसे कि मैंने 4 5 6 का है, तो 4 2 आर 8, 5 2 आर 10, 6 2 आर 12। तो हम तो वैसे ही 2 के केस में मतलब बिल्कुल उसका जो अगला मल्टीपल है उसके बाद हम बाहर निकल रहे हैं, तो हमें जरूरत ही नहीं है कि हम जो है इसके हाफ से ऊपर जाएं। मैक्सिमम भी ये डिवाइड होगा तो अपने हाफ वैल्यूज तक डिवाइड हो सकता है, पूरा पूरा इससे ऊपर ये पूरा डिवाइड हो ही नहीं सकता। तो हम क्यों अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करें इस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए? तो हम अपना जो डिवीजन का प्रोसेस है उसे n/2 वैल्यू के ऊपर रोक देंगे, ना कि n-1 तक जाए। तो हमने यहाँ पे यूजर से एक वेरिएबल लिया n, और जिस वैल्यू के बारे में वो चेक करना चाहता है, और लूप हमने चलाया i की वैल्यू 2 से लेकर के 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे और टिल n/2 तक हम चेक करेंगे क्या किसी से भी ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। अगर किसी से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। और अगर किसी एक से भी इसका डिवीजन पूरा हो जाता है तो मेरा ख्याल है कि हमें मजीद वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं, और यहीं पर डिसीजन दे देना चाहिए कि ये जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। जैसे कि 1000 है, 1000 का हाफ होता है 500, और 2 से 500 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो हमें क्या जरूरत है इसे चेक करने के लिए? ये 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, अंटिल 500 तक चेक करने की कोई जरूरत है? मतलब 298 आइट्रेशन अभी 498 आइट्रेशन अभी रहती हैं। हमें पहले ही आइट्रेशन के अंदर पता लग चुका है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें अपने लूप को यहीं से ब्रेक कर देना चाहिए। तो हम लूप को ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन इस लूप से बाहर निकल के हमें कैसे पता लगेगा कि हम इस इफ की वजह से बाहर निकले या इस फोर की अपनी पूरी ये कंप्लीट कर गया उसकी वजह से बाहर निकले? इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने एक वेरिएबल का सहारा लिया जिसे हमने फ्लैग का नाम दे दिया, जो हमें ये बताएगा कि जनाब अली आप किस वजह से आए हैं। हमने शुरू में उसकी वैल्यू क्या रख दी, 0। और जब वो अगर इस पोर्शन के अंदर आएगा तो उसकी वैल्यू को हमने चेंज कर दिया। और जब ये लूप पूरा टर्मिनेट हो रहा है तो हम चेक करें क्या हमें पुरानी वैल्यू मिल रही है स्टार्टिंग वाली, या जो इफ कंडीशन के टू के अंदर मिल रही है वो मिल रही है। अगर पुरानी वैल्यू मिल रही है तो इसका मतलब है हम इस पोर्शन के अंदर आए ही नहीं है। अगर इस पोर्शन में नहीं आए इसका मतलब है कि वो नंबर किसी से भी पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ, तो इसका मतलब है वो प्राइम नंबर है। एन इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि हमें वैल्यू मिल गई है 0। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 0 नहीं मिली, मतलब 1 मिली है, ऑब्वियसली बात है एल्स का पोर्शन आ गया, तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर। और ये लूप आपको पता ही है कि ये कॉन्टिन्यूटी करने के लिए, कि यूजर से इनपुट लेते रहने के लिए ये हम जो चॉइस वाला मामला चलाते हैं डू वाइल के साथ, ये क्यों करते हैं ये मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर में। तो ये लूप चलता रहेगा अनटिल जब यूजर यहाँ पे y के अलावा कोई भी वैल्यू प्रेस करेगा, नो n या कोई और भी, तो ये लूप ब्रेक कर जाएगा और आप रिटर्न कर देंगे। इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। एंटर नंबर आपने 5 दिया, इसने उसे n/2, 5/2, आपका आंसर है 2.5, तो आंसर एक्चुअली 2 बना। तो ये एक दफा ही लूप चल रहा है 2 से 2 तक,
और जिसने 5 पर रिमाइंडर 2 कैलकुलेट किया जो कि 1 आता है, 0 नहीं है, तो इस बॉडी में नहीं आया। ऊपर गया, इंक्रीमेंट किया, जब इंक्रीमेंट किया तो 3 वैल्यू कंडीशन फॉल्स होगी, बाहर आया, आपको फ्लैग की वैल्यू 0 ही मिल गई। उसने कहा इट्स अ प्राइम नंबर, और दोबारा आपसे पूछा डू यू वांट टू कंटिन्यू, आपने कहा यस। अब आपने 8 दिया, वाई, आपने वाई प्रेस किया, इधर आए, फ्लैग, दोबारा फ्लैग की वैल्यू चेंज की इसने 0 से, दोबारा एंटर नंबर, आपसे नंबर लिया, आपने कहा 8, आपने 8 दिया, जैसे ही इस पे आया, इसने 4 तक जाना था, तो 2 3 4, 8/2 4, तो इसने 2 के लिए भी चेक करना है, 3 के लिए भी, 4 के लिए, लेकिन जैसे ही इसमें आता है तो ये 2 8 रिमाइंडर 2, वो आपको पता है 0 आंसर आता है, इक्वल टू 0, फ्लैग की वैल्यू 1 हुई, और लूप कर गया आपका ब्रेक, ऊपर जाएगा ही नहीं, इस लूप से बाहर निकल आएगा सीधा यहाँ पे। क्या फ्लैग की वैल्यू 0 है? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फ्लैग की वैल्यू अभी हम 1 करके आए। सो आपका इस जगह पे आया, इसने कहा 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, दिस वन। एंड उसके बाद आप दोबारा चलाना चाहते हैं, चलाएं, जब तक चलाना चाहते हैं, जैसे कि हमने 7 के लिए भी रन किया और 97 के लिए भी रन किया, उसके बाद नो कह के हमने एग्जिट कर दिया। जबकि कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट कब इस्तेमाल की जाती है? जब हम लूप के जो नीचे बॉडी आ रही है, हम नहीं चाहते कि वो बॉडी एग्जीक्यूट, यहीं से लूप अपने वापस ऊपर चला जाए, अपने जो जिस जगह से उसने स्टार्ट किया था, और वहां से दोबारा अपने आपको क्वेश्चन को शुरू करे, जो इसके कॉन्टिन्यू मतलब जो उसके बाद बॉडी आ रही है, वो एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो उस केस के अंदर हम कंटिन्यू लगाते हैं, तो इसका इस्तेमाल थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू ब्रेक। बहरहाल, जैसे कि आपको एक सीरीज प्रिंट करानी है और आपको कहा जाता है कि भाई इस सीरीज के अंदर से मुझे फला फला नंबर ही चाहिए, बाकी तमाम नंबर चाहिए, जैसे कि 3 11 और 15 कहा जा रहा है कि 1 से 20 तक आप चलाएं और मुझे सिर्फ ये वैल्यूज नहीं चाहिए। अगर वो मुझे कहता ना कि 5 नहीं चाहिए, 10 नहीं चाहिए, 15 नहीं चाहिए, 20 नहीं चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 5 से मैं आराम से कोई कंडीशन लगा के इसको रोक लेता। लेकिन 3 11 15 में मुझे कोई भी पैटर्न नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूं, इन वैल्यूज को कैसे जो है मैं ना प्रिंट कराऊं? उसके लिए वहां पे हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट है। जब कंटिन्यू स्टेटमेंट आएगी, इसका सिंटैक्स है CONTINUE स्मॉल में और सेमीकोलन। जब इसे मिलेगी स्टेटमेंट, यहीं से ये रिवर्स ऊपर चला जाएगा, ना कि ये बॉडी मजीद आगे एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे हमने लूप चलाया 1 से लेकर 20 तक, एक एक का इंक्रीमेंट, और चेक किया जा रहा है कि वैल्यू आई की जो है वो 3 है, 11 है या 15 है। अगर 3 11 और 15 में से कोई भी है तो ये कंटिन्यू कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज ये बॉडी में आएगा मजीद नीचे। और यहाँ पे क्या करेगा, आई की वैल्यू को आपको आई इज इक्वल टू जो आई की वैल्यू वो प्रिंट कराएगा, जैसे कि आपको नजर आ रहा है 1 भी प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट नहीं हुआ, वहां से कंटिन्यू हो गया था। 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रिंट नहीं हुआ, एंड देन देयर इज 15 प्रिंट भी आपका नहीं हुआ, बाकी तमाम की तमाम वैल्यूज आपकी प्रिंट हो गई। तो आपको समझ आ गई होगी कंटिन्यू स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है जनाब अली, प्राइम नंबर का प्रोग्राम आपको याद है, हम जस्ट उसके ऊपर नेस्टेड लूप एक और लगाना, एक लूप लगाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि ये 2 से लेकर 300 तक जो भी वैल्यूज, वैसे तो 1 से 300 तक कहा है, 1 से लेकर 300 तक जितने भी नंबर है उनके बारे में डिसाइड करे कि ये प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर है वो हमें डिस्प्ले करा दे, और एट द एंड हमें ये बताए कि टोटल कितने नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आपके आए। इसमें टोटल की बात आ गई कि टोटल भी आपको बताने हैं कि टोटल इसमें थे कितने प्राइम नंबर, 1 से लेकर 300 के दरमियान। सो हमने काउंटर का एक वेरिएबल ले लिया जो सिर्फ काउंट करेगा तादाद, और उसमें शुरू में हमने उसको 0 दे दिया। फ्लैग आपको पता है हमने किस लिए लिया वेरिएबल, ये समान का हमने सिर्फ एक लूप लगाया 2 से लेकर 300 तक, ये तमाम की तमाम बॉडी इसी तरीके से एग्जीक्यूट हुई जो अभी हमने पिछली एग्जांपल नंबर 1 में देखा है। ये पूरी की पूरी वही बॉडी है। हाँ, फर्क कहाँ पे आ रहा है? फर्क आ रहा है भाई यहाँ पे कि यहाँ पे हमने प्राइम नंबर बताने के बाद, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि आप हर नंबर के बारे में बताएं कि कौन सा प्राइम नहीं है, सिर्फ हमें ये कहा कि प्राइम नंबर के बारे में बताएं, तो हमने बता दिया कि ये नंबर प्राइम है। और जब भी नंबर प्राइम हो रहा है, हम अपने काउंटर में एक का इजाफा कर रहे हैं, ताकि एट द एंड हम इसकी गिनती बता दें कि टोटल कितने प्राइम नंबर्स थे। जैसे कि हमने ये पूरा प्रोग्राम रन किया, ये ऑटो रन हो जाएगा, इसमें कुछ भी आपको इनपुट नहीं ले रहा यूजर से, 2 से 300 तक वैल्यू है, और इस वेरिएबल का नाम n है, n/2 तक ये चलता जाएगा, इस तरीके से लूप आपका होता जाएगा, और यहाँ पे वैल्यूज प्रिंट करवाता जाएगा। अल्टीमेटली ये तमाम जितनी भी वैल्यूज हैं ये आपको प्राइम नंबर्स बता रहा है, और उसने मुझे बताया कि टोटल 1 से लेकर 300 तक आपके 62 प्राइम नंबर्स आए हैं, जो मैंने आपको प्रिंट करके दिए हैं। और एक बात याद रखिएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए हमने 1 से स्टार्ट ही नहीं किया, ना उसको गिनती में लाए। उसके बाद ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया, जिसके अंदर कहा गया है कि इस सीरीज को कैलकुलेट करें, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है कि 1 का फैक्टोरियल और 1 की पावर
प्लस 2 का फैक्टोरियल ओवर 2 की पावर 3, 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 की पावर 4। मतलब फैक्टोरियल कैलकुलेट करें, पावर कैलकुलेट करें, इन दोनों को डिवीजन करें, देन 2 का फैक्टोरियल 2 की पावर 3, इन दोनों का कैलकुलेट करें डिवाइड करके आंसर, और इनको सम अप करते जाएं, और अंटिल n फैक्टोरियल ओवर n की पावर n प्लस 1। तो बजाहिर देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन बड़ा आराम से हो सकता है। कैसे? कि हमें एक लूप चलाना है जो कहां चलेगा, 1 से लेकर n तक चलेगा, और उसके अंदर क्या एक्टिविटी होगी? पहली एक्टिविटी होगी फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा। एक लूप फैक्टोरियल के लिए आप बना चुके हैं, पिछले लेक्चर के अंदर देख चुके हैं स्ट्रेटेजी। पावर की स्ट्रेटेजी भी आपने पिछले लेक्चर के अंदर देख ली है। दूसरा लूप पावर कैलकुलेट करेगा, लेकिन कहां तक? n प्लस 1 तक। जो पावर की बेस की वैल्यू 1 होगी, और n और आपकी पावर की वैल्यू क्या होगा करेगी? n प्लस 1। वहां तक लूप चलेगा, और जो आंसर आएगा, जैसे कि लास्ट टाइम हमने इसका आंसर फैक्ट में स्टोर किया था, इसका पावर जो रिजल्ट आया था वो पावर में स्टोर किया, और इनको डिवाइड करके एक वेरिएबल में इसका सम के अंदर वेरिएबल स्टोर कर दें, आंसर स्टोर कर दें। अगली दफा जो इसका कैलकुलेशन करें, उसका आंसर पुराने वाले वैल्यू के अंदर स्टोर कर दें, फिर इसको कैलकुलेट करें, और इसका इस जो पिछला 2 का सम बना हुआ है उसके अंदर एड अप करते हैं, अंटिल आप n तक का सम एड अप कर लेंगे। तो देखते हैं प्रोग्राम को। एंटर द वैल्यू ऑफ n। आपने n की वैल्यू बताई है, 7 बताई, 8 बताए, 10 बताए, जो 5 बताए, जो भी बताता है बता। जो इसने वैल्यू बताई वहां तक आपका लूप चलेगा। सबसे पहले कैलकुलेट द फैक्टोरियल, ये वाला पोर्शन आपका फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहा है। कैलकुलेट द पावर, ये वाला प्रोग्राम पावर कैलकुलेट कर रहा है, जिसके अंदर बेस आपकी जो है वो किससे रिप्रेजेंट हो रही है? आई से। और जो आपका ये पावर की वैल्यू चलेगी वो आई प्लस 1 तक चलेगी। ये तो आपको पता है काउंटर के तौर पे काम कर रहा होता है, इसको गिनने के लिए कि बेस कितनी दफा अपने आप से मल्टीप्लाई हो रही है। ये इसने कैलकुलेट कर लिया। अगले के अंदर हमने क्या किया, ये कंडीशन को अभी रहने दें, सिर्फ ये देखें फैक्ट डिवाइडेड दिस वन, सम की वैल्यू 0 है, प्लस फैक्ट डिवाइडेड बाय पावर। तो फैक्टोरियल का आंसर जो है उसको पावर के साथ हमने डिवाइड किया, और जो आंसर आया उसे सम में ऐड कर दिया। शुरू में सम 0 है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास कोई भी आंसर 0 है, तो ये आंसर स्टोर हो जाएगा, और अगली दफा सम में इसका आंसर हमारे पास पड़ा होगा, उसके अंदर ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, इस वन। लेकिन मैंने यहाँ पे एक छोटा सा ये आपको इफ का सिनेरियो नजर आ रहा है, ये इसलिए मैंने दिया कि आपको जो रिजल्टेंट आ रहे हैं वो कुछ इस तरीके से नजर भी आए कि ये क्या वैल्यूज बन रही हैं। इन वैल्यूज को शो कराने के लिए मैंने ये काम किया, क्योंकि आखिर में मुझे प्लस साइन नहीं चाहिए था, और ये आखिरी आइट्रेशन होनी थी। तो मैंने ये देख लिया व्हेन आई नॉट इक्वल टू n, जब आई n नहीं है तो ये प्लस का साइन डालता जाए। जैसे ही ये n के बराबर हो जाए, मतलब इसका मतलब है आखिरी दफा ये वैल्यू प्रिंट होने जा रही है, तो मैंने तब उस केस के अंदर प्लस का साइन ऐड नहीं किया। देखिए यहाँ पे ये ऐड नहीं हुआ, इसलिए आखिर में आपको ये प्लस लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। जस्ट एक ये बच्चे की एक क्यूरी थी मुझे कि सर ये आखिरी मामले को किस तरह रोकना है, ये छोटी सी कंडीशन लगाने पड़ती है, तो ये आप इस तरह ऐड कर देंगे तो आपका ये मामला आपका आखिर में ये मामला रुक जाएंगे, आगे आपको नहीं बताएगा, और सम कैलकुलेट हो जाएगा। एट द एंड आपको सम का आंसर डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है, सम इज इक्वल टू 1.35519। अगली एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपसे कहा जा सकता है कि जैसे कि आपने मैट्रिक्स अपने स्कूल टाइम से देखते आ रहे हैं, और उसके अंदर आपको पता है कि जो पहला एलिमेंट होता है ए मैट्रिक्स का, वो ए पहला उसका रो आता है, उसके बाद कॉलम आती है A11 A12, मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, A13 पहली रो तीसरा कॉलम, और अगर वहां लिखा हुआ है A45 इसका मतलब है फोर्थ रो और फिफ्थ कॉलम। तो वो प्रोग्राम में आपको ये कह रहा है कि मुझे ये जो इंडेक्सेस हैं अरे के, ये जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, मैट्रिक्स के इंडेक्सेस प्रिंट करके दें। ऑब्वियसली बात है, हम रो वाइज प्रिंट करते होते हैं, पहले पहली रो का, फिर दूसरी रो के, फिर तीसरी रो के, चौथी एंड पांचवी। तो इस रो को जितने भी उसने बताई हैं, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहा है जिसका साइज आपस में बराबर होता है, जितनी उसमें रोज है उतने उसके कॉलम होंगे। तो इसके लिए उसने क्या ले लिया, उससे एन ले लिया, जितनी रोज उतने कॉलम, और इसकी वैल्यू आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक चली आई प्लस प्लस, जे की वैल्यू 1 से चली एन तक जे प्लस प्लस। आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी, फिर जे की वैल्यू 2 होगी, जे की वैल्यू 3 होगी, जैसे कि मैंने इस केस में 5 ली है एन की वैल्यू। तो ये 1 के लिए आई की वैल्यू जो 1 होगी, तो जे 1 के लिए भी चलेगा, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए भी, 5 के लिए भी, और ये इसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, पहले आई की फिर जे की, और टैब देता जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। जब ये 6 हो जाएगी वैल्यू तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा, और अब आपको मिल रहा है न्यू लाइन। आप नई लाइन पे आएंगे। अब क्या होगा,
आई की वैल्यू जैसे नई लाइन पे अब ऊपर गया, अब आई में इंक्रीमेंट हुआ, आई की वैल्यू होगी 2, 2 लेस देन इज इक्वल टू एन है, बिल्कुल है जी। अब बॉडी में दोबारा आएगा, फिर जे 1 से स्टार्ट करेगा टिल 5 तक जाएगा, और आपका आई और जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, मतलब 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, जन 6 होगी तो ये ब्रेक कर जाएगा, न्यू लाइन, फिर ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, देन अगेन जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेगी और 5 तक, तो आपको ये इस तरीके से आउटपुट मिलेगी। और जिस टाइम आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, जब ये 5 प्रिंट की वैल्यूज तुम्हारी प्रिंट करा देगा और ये ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 6 होगी, आउटर लूप फॉल्स हो जाएगा, जैसे आउटर फॉल्स होगा फिर अंदर नहीं आएगा, फिर इससे बाहर निकल आएगा, जैसे बाहर निकला रिटर्न 0 और आपका प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट कर जाएगा। और इस तरीके से हमने ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स की जो इंडेक्सेस हैं वो प्रिंट करवा। पिछले लेक्चर के अंदर आपको 2 मैंने एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन दिए थे, अगर प्रोग्राम देखें तो देखें कितना छोटा सा इसका प्रोग्राम। अभी तो फॉर्मेटिंग अप्लाई किया तो ये एक लाइन तो इस आपके पास इंक्लूड करते हुए इसकी भी लिए भी आ गई थी हेडर फाइल की, अदरवाइज तो ये एक लाइन और भी छोटा हो जाता। तो बड़ा छोटा सा प्रोग्राम काम किया है, पहले इसे समझना है। वो कहते हैं ये एक फार्मूला है जिसकी मदद से आपको यहाँ पे ये जो वेरिएबल होता है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, जो इस साइड पे होते हैं ये इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू आप देते जाए, इनको मैनिपुलेट करें इक्वेशन के साथ, आपको आई की वैल्यू मिलती जाएगी। कहता क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट विल प्रोड्यूस अ टेबल, जैसे कि ये टेबल बना है, ऑफ वैल्यू ऑफ आई वाई एंड एक्स, आई वाई और एक्स के लिए वो वैल्यू प्रिंट करे वेयर वाई वेरीज फ्रॉम 1 to 6, जो वाई की वैल्यू है वो 1 से 6 तक जाएगी, एंड फॉर ईच वैल्यू ऑफ वाई, वाई की हर वैल्यू के अगेंस्ट एक्स वेरीज फ्रॉम 5.5 to 12.5, एक्स की जो वैल्यू है वो 5.5 होगी और 12.5 तक जाएगी विद अ स्टेप ऑफ 0.5। मतलब जब y की वैल्यू 1 है तो x की होगी 5.5, स्टेप 0.5 है, देन 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5 टिल 12.5। जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद y की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा, y की वैल्यू हो जाएगी 2, देन x की दोबारा वैल्यूज चलेंगी 6.5, 7, 7.5, 8 टिल 12.5। जब ये कंप्लीट होगा देन दोबारा आपके y के अंदर इंक्रीमेंट होगा, वो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3, और x की वैल्यू दोबारा 6.5 से स्टार्ट करेगी ऑनवर्ड, और ये मामला तो उस वक्त चलते जाएंगे जब y की वैल्यू 6 हो जाए और उसके अंदर x की तमाम 6.1 5.5 से स्टार्ट करके 12.5 तक कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसको हमें यहां से जो आइडिया मिल रहा है वो 2 चीजें पता चल रही हैं। एक चीज सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करनी है वो कि आउटर लूप क्या होगा और इनर लूप क्या होगा। जो वैल्यू बाद में तब्दील हो रही है, जो वैल्यू बाद में तब्दील हो रही है, ज्यादा देर तक रुकती है, वो हमारा आउटर लूप है। जो वैल्यू बड़ी फ्रीक्वेंटली तब्दील हो रही है वो हमारा इनर लूप है। तो हमें पता लगा कि y हमारा आउटर लूप बनेगा और x हमारा इनर लूप बनेगा। y की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेगी 1 से 6 तक, x की वैल्यू कहां से स्टार्ट करेगी 5.5 से 12.5 तक विद अ स्टेप ऑफ 0.5। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये फ्लोट लिया गया क्योंकि ये फ्लोट में ही वैल्यू आ सकती थी, 5.5, 12.5 और स्टेप हमने कितना दिया 0.5। जबकि वाई के केस के अंदर हमने क्या किया 1 से लेकर 6 तक गए हैं और एक एक का इंक्रीमेंट, वही फार्मूला जो उसने दिया हमने उसे सी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया, और जो इसके आंसर आए हैं उसे पहले मैंने वाई की वैल्यू प्रिंट करा दी है, फिर एक्स की करा दी है, और क्योंकि इन दोनों की बेस के ऊपर आई कैलकुलेट हो रहा है तो उसके बाद मैंने आई की वैल्यू प्रिंट करा दी है। ऊपर भी इसी तरीके से मैंने ये मेंशन कर दिया, ये लाइन तो आपको पता है क्योंकि लूप के बाहर है, ये एक दफा प्रिंट होगी, ये इनर मोस्ट लूप के अंदर है, ये जितनी दफा आपका इनर मोस्ट लूप एग्जीक्यूट करेगा ये तमाम प्रिंट करेगी, मतलब 5.5 के लिए भी करेगी, 6 के लिए भी करेगी, 6.5 के लिए भी, अप टू 12.5। और फिर ये एंड एक मैंने ये जान के आपको ये गैप शो कराया कि ये वाला काम खत्म हो गया, y की वैल्यू 2 होगी, जैसे ही ये न्यू लाइन करेगा ये इधर जाएगा, आपकी y के अंदर इंक्रीमेंट होगा, दोबारा x की वैल्यू दोबारा अपनी पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, तमाम चीजें ये परफॉर्म होंगी, फिर नई लाइन पे आएगा, y के अंदर इंक्रीमेंट करेगा और इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा।
ये एक और एग्जांपल कुछ भी नहीं है, छोटा सा प्रोग्राम है, देख लें आप। स्टेटमेंट जितनी है उससे भी छोटा प्रोग्राम है। तो कहता क्या है कि आप अमाउंट बताएं, टोटल इंटरेस्ट रेट बताएं, और परसेंटेज के अंदर है तो उसके बाद आप उसको बता दें और ये 1 ईयर का हिसाब से परसेंटेज। और उसके बाद आपने सिर्फ वही बताना है कि 5 है तो इसका मतलब है 5 डिवाइडेड बाई 100, जो कि 0.05 बन जाता है, डिवाइडेड बाई 12। ओके। देन आपको कहा जाता है कि आप मंथ बता दें कितने महीने की ये इन्वेस्टमेंट है। और उसके लिए फार्मूला उसने हमें बताया कि ये जो आपने बेसिक इन्वेस्टमेंट बताई है, दिस प्लस ये, सॉरी, मल्टीप्लाई 1 प्लस दिस 1। तो ये पहली दफा एडअप हो गया, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अगली दफा ये पूरी वैल्यू, दिस आपके पास बेसिक है जमा दिस वैल्यू, मतलब अब 100 नहीं आ रहा, अब उसकी जगह पे ये 100 जमा दिस वैल्यू जो आपकी बन चुकी है, ये पूरी की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 1 प्लस दिस से। और ये क्या है, 0.0417, ये आपका ये रेट है, इंटरेस्ट रेट। मतलब जो 5 आपने दिया था वो पहले 100 से डिवाइड हुआ, और 5 वो जो वैल्यू आई है वो 0.505 थी, वो 12 से डिवाइड हुई है, तो आपके पास ये वैल्यू है। तो ये रेट कुछ भी दे सकता है, सो हम वेरिएबल में आना है। अब दोबारा फार्मूले को समझें। 100 मल्टीप्लाई 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। अगली दफा जो भी इंटरेस्ट रेट की वैल्यू आ चुकी है वो बेसिक जो आपकी अमाउंट थी उसके अंदर वो वैल्यू ऐड हो जानी है, और उसका जो रिजल्ट आना है वो मल्टीप्लाई होना है 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। फिर ये जो आंसर आया ये दोबारा बेसिक अमाउंट के साथ, जो आपने अमाउंट दी थी, दिस वैल्यू एडअप हो जाएगी, और ये पूरी की पूरी वैल्यू एज अ होल मल्टीप्लाई होगी दिस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। तो अगर आप देखिए मैंने यही तो किया, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट कुछ भी आ सकता है, मैंने इसलिए से पहले 100 से डिवाइड किया और फिर 12 से किया, लेकिन रेट जो मैंने वेरिएबल लिया वो फ्लोट टाइप का लिया। तो वजह, फ्लोट को जब आप इंटीजर डिवीजन करेंगे तो आपका आंसर अल्टीमेटली पहले कन्वर्ट होके डबल से देन फ्लोट के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अब आपका ये अमाउंट के अंदर, शुरू के अंदर जो अमाउंट आ गई वो, और सम मैंने एक और वेरिएबल ले लिया जिसके अंदर शुरू में मैंने 0 दिया, और इसी में रिजल्ट स्टोर करवा रहा हूँ इसका, ताकि अगली दफा यही सम का वैल्यू इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। क्योंकि देखें ये जो आंसर आया ये कहाँ पे स्टोर हो गया, मेरे हिसाब से सम में स्टोर हो गया। मैं इसी आंसर को दोबारा ये देखिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सम को। अब इस जो ये पूरा कैलकुलेट हुआ ये फिर सम में स्टोर हो गया, ये पूरी वैल्यू अगेन यहाँ पे दोबारा रीयूज हो रही है, क्योंकि सम के अंदर पड़ी है, दोबारा रीयूज करा ली। ये अमाउंट आ गया, ये आपका सम आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वो जो रेट वाला फार्मूला है वो आ गया। तो आपके पास ये थर्ड की आ गई। अगर 4 की होगी तो 100 प्लस दिस वैल्यू सम के अंदर मौजूद है, इनकी जो भी आंसर है वो कैलकुलेट करने, उसे मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस दिस वैल्यू से। तो ये एक्टिविटी चलती रहेगी जितने भी मंथ है उतने मंथ के लिए। तो मैंने 6 मंथ लिए थे, इसी एग्जाम्पल को रन करके आया, ये 100 है, ये 5% है, ये 6 है। तो इसने 6 मंथ की पूरी कैलकुलेशन मुझे बता दी कि आफ्टर 1 मंथ उसकी ये वैल्यू हो जाएगी, 2 मंथ ये हो जाएगी, और 6 मंथ ये हो जाएगी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये कुछ मैंने आपको 2 एग्जांपल, ये जो अभी एग्जांपल कराई है इसी से मिलती जुलती ये एक एग्जांपल है, इसको जरा आप खुद घर पे करने की कोशिश करें। और ये प्रोग्राम जो है ये 10 वैल्यू 10 दफा आपसे वो चीजें पूछेगा, PRNQ की वैल्यू, और ये चीजें कैलकुलेट करके आपको देगा। तो ये आपने जरा इसको एक दफा खुद करना है, ये आपकी असाइनमेंट है। देन आपने कोशिश करनी है कि इस तरीके से कुछ पैटर्न्स को डिस्प्ले कराना है, फोर लूप से होंगे, और इसके अंदर कुछ आपको वेरिएबल्स भी लेने पड़ेंगे कहीं पे, और कहीं पे आपको फिक्स कैरेक्टर टाइप वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे जिसके अंदर स्टार आप सेव करवाएंगे। और कुछ स्पेसिस के मामला होंगे जिसको आप सिंगल कोट्स के अंदर स्पेस दे के या स्ट्रिंग कांस्टेंट के तौर पे सिंगल स्पेस दे के भी हैंडल कर सकते हैं। तो जरा ये एक असाइनमेंट है, बड़ी अच्छी है, इस पे प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना आपको नेस्टेड लूप की बेहतरीन समझ आएगी। उम्मीद करता हूँ आपके लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो आपको पता चलती रहे। कोई कमेंट्स हैं, कोई बात है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं आप, मैं डेली बेस पे आंसर करता हूँ। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।